ओके, सो पीपल विल स्टार्ट विद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल मीन्स व्हाट? हीट. ठीक है. अरे यार, थर्मल मीन्स व्हाट? हीट. तो थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब मैटर की ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो हीट से कनेक्टेड है. ठीक है. मैटर की वो सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हीट से कनेक्टेड है, उसको अपन बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है. ओके, तो इसमें भाई साहब आपका कैलोरीमेट्री भी आता है. यू ऑल्सो गेट कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है. देखो, कैलोरीमीटर क्या होता है, याद है? ओके, कैलोरीमीटर वो होता है जिससे अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करते हैं किसी चीज की. specific heat capacity. You understand what is specific heat capacity? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree centigrade is known as specific heat capacity. ठीक है. ओके, सो लेट्स से अभी आपका क्या क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे भाई साहब? थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे. ठीक है. थर्मल स्ट्रेस, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, जूल्स लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ऑफ केमिस्ट्री. ओके, कैलोरीमेट्री. ओके, अभी देखिए, देखो थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, या स्ट्रेन इन अ रिजिडली फिक्स्ड रॉड. तो आप समझ लो एक रॉड है. दिस इज बेसिकली अ रॉड. ठीक है. लेट अस टेक अ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट. तो ये आपका रॉड कितने का है भाई साहब? लेंथ एल नॉट, फिक्स बिटवीन टू फिक्स्ड वॉल्स. दो वॉल्स के बीच में ये रॉड बेसिकली फिक्स्ड है. इफ द रॉड इज हीटेड इट वुड कॉज थर्मल एक्सपेंशन. तो अगर हमने इसको रॉड को हीट किया तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगा. ओके, अभी इस चीज को समझो. यहां पे तो ये ब्लॉक थे, तो क्या इसके अंदर एक प्रेशर या स्ट्रेस डेवलप होगा? ये एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है. तो विल इट डेवलप अ काइंड ऑफ स्ट्रेस इन इट? यस इट विल. ठीक है. ओके, सिंस द रॉड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द वॉल्स इट कैन नॉट एक्सपैंड. तो ये भाई साहब एक्सपैंड नहीं हो सकता है. नो एक्सपेंशन. ठीक है. देयर विल बी नो एक्सपेंशन. सिंस द रॉड इज क्लोज विद द वॉल्स इट विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड. So the developed stress because of the thermal expansion in the rod is known as thermal stress. तो इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? This is known as thermal stress. ये जो रॉड में डेवलप हो रहा है स्ट्रेस, इसको अपन बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस. ठीक है. ओके, इन केस देयर आर नो वॉल्स टू रिस्ट्रिक्ट द थर्मल एक्सपेंशन, द चेंज इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इज गिवन एज फॉलोज. तो अगर देखो, स्ट्रेस को समझने के लिए आपको प्रेशर को समझना पड़ेगा. यहाँ पे आप जैसे हीट दोगे तो एक्सपेंशन होगा. आपने स्ट्रेस पढ़ रखा है, क्या है स्ट्रेस? क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल. ठीक है. ठीक है. अभी आप बोलोगे भाई साहब यहाँ पे हमने कोई फोर्स तो डाला नहीं है. हाँ, डेल्टा एल बाई एल तो है. इसमें एक चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ, ये तो प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन फोर्स अपॉन एरिया कहाँ पे है? कहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है? इसमें तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है. अपन इसको हीट दे रहे हैं, तो फोर्स कहाँ से लग रहा है? तो फोर्स को समझने के लिए हमने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में इसको प्लेस किया है कि अगर हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, विल इट एक्सपीरियंस अ स्ट्रेस? यस इट विल, बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग इट टू एक्सपैंड. ठीक है. इसको समझने के लिए हमने ऐसा किया है. ओके, तो ये जो डेल्टा एल है, ये जो एक्सटेंशन इन लेंथ है, दैट इज हाउ मच? डेल ठीक है, एल नॉट डेल्टा टी. ये जो अल्फा है, ये क्या है भाई साहब? आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये एल नॉट बेसिकली क्या है बच्चा पार्टी? एल नॉट है ओरिजिनल लेंथ. दिस इज ओरिजिनल लेंथ. ठीक है. दिस इज ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा टी इज राइज इन टेम्परेचर. राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? सो व्हाट इज डेल्टा एल? द डेल्टा एल इज नथिंग बट एक्सटेंशन इन लेंथ प्रोड्यूस. So what is extension in length produced? Alpha, alpha which is coefficient of linear expansion, L naught which is the original length, and delta T which is rise in temperature. क्या ये समझ में आ रहा है? तो अपन ये जो डेल्टा एल की बात कर रहे हैं, ये जो डेल्टा एल की बात कर रहे हैं, ये यहां से आ जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. ओके, नाउ इन दिस केस द स्ट्रेन डेवलप, यहाँ पे हम यंग्स मॉडुलस नहीं निकाल रहे हैं. तो स्ट्रेन डेवलप कितना हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल नॉट. तो यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप कितना हो जाएगा भाई साहब? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल नॉट. तो ये कैंसिल. स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा डेल्टा टी. स्ट्रेस डेवलप इज एज फॉलो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है भाई साहब? आपका यंग्स मॉडुलस वाई. तो स्ट्रेस को अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब स्ट्रेस. तो स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी वाई अल्फा डेल्टा टी. क्यों भाई साहब वाई अल्फा डेल्टा टी? क्योंकि देखो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज, बोलो भाई साहब, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल. ठीक है.
और डेल्टा एल की वैल्यू आपने क्या निकाली, अल्फा डेल्टा अल्फा एल डेल्टा टी, है कि नहीं, ये लिखा ना आपने। हाँ एल नॉट, ठीक है चलिए, एल नॉट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी अपॉन एल नॉट, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी वाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, वाई अल्फा डेल्टा टी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, ओके। द फोर्स डेवलप इज एज फॉलोज, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे भाई साहब स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके ओके ओके। Heat is the energy that is transferred from one body to another as a result of difference in temperature. तो हीट बेसिकली होता क्या है, एक एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, देखो पहली बात क्या है, अगर दोनों बॉडीज में टेम्परेचर सेम है, नो हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, सो देयर विल बी अ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज कब से कब तक होगा, टिल द टेम्परेचर इन बोथ बिकम कांस्टेंट, ठीक है। सो द हीट ट्रांसफर will take place till the temperature in both become constant. Heat is energy that is transferred from one body to another as a result of the difference in temperature. The amount of heat given to the body depends upon its mass, change in temperature and the nature of the material. ठीक है, तो आपका भाई साहब Q क्या हो जाएगा, Q will be equal to mc delta theta, mc delta theta, ठीक है। ये आप जानते हैं, अमाउंट ऑफ हीट गिवन, ये पढ़ चुके हैं आप 10th में। m इज मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। C बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा थीटा क्या है, ठीक है, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, ये होता है भाई साहब डेल्टा थीटा, ठीक है। Are we clear on this one, people? What is the amount of heat? The amount of heat given to the body depends upon its mass, change in temperature and nature of the material, where C is the specific heat of the material. Temperature of the body can be changed by giving heat, that is increase in temperature, or by removing heat, decrease in temperature from the body, except during the phase change. Heat क्या है भाई साहब, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, heat is a scalar quantity. एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली हीट भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। हीट भाई साहब आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाई, बिकॉज इट हैज गॉट नो डायरेक्शन, इट हैज गॉट नो डायरेक्शन, इट हैज गॉट नो डायरेक्शन, ठीक है। सम बेसिक यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन, वन अर्थ भाई साहब कितना होगा, 10⁻⁻⁷ जूल्स, ठीक है। 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। वन अर्ग मतलब आप एनर्जी को जब अर्ग्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर करना हो देखो ऐसे कर लो, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट भाई साहब लेट्स से हीट ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 जूल्स, 1 जूल्स मतलब 1 न्यूटन मीटर, है ना। तो ये हो गया आपका 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे इसको अगर हम अर्ग्स में लेते हैं, ये हो गया भाई साहब आपका जूल्स, दिस इज बेसिकली जूल्स, दिस इज जूल्स। अगर हमको अर्ग्स में लेना है, तो अर्ग्स का क्या हो जाएगा बोलो, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कर लो भाई साहब, 1 केजी अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 केजी की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 100, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 जूल्स इज इक्वल टू दिस अर्ग्स, दिस अर्ग्स। क्लियर है भाई साहब, तो आप इसको उल्टा क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स। एक कैलोरी की वैल्यू कितनी है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। Heat always flows from a body with higher temperature to a body with lower temperature till their temperature becomes equal. तो हीट जो है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक तब तक फ्लो करेगा जब तक उसका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ओके ओके ओके,
तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट चाहिए रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी ऑफ मास, ठीक है, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पूरे बॉडी के लिए, जब हम पूरे बॉडी के लिए रिक्वायर करते हैं, ठीक है, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल्स पर केल्विन। और क्या होता है ये, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम इज द मास ऑफ द बॉडी, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी इज बेसिकली व्हाट, द राइज इन टेम्परेचर। तो m इंटू सी, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई साहब, तो m इंटू सी हो जाएगा, तो हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब आपकी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एम सी, ठीक है। ये हीट कैपेसिटी है, देखो, ये Q है हीट कैपेसिटी, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चीजों को समझिए, ठीक है। Q इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ एनी मास बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये आपका भाई साहब हीट कैपेसिटी है, ठीक है। दिस इज द हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू रेज, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ the body of any mass, the body of any mass by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, the body of any mass by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ओके। सो हीट कैपेसिटी हो गई है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको अपन बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity, the amount of heat that is required to raise the temperature of 1 degree of unit mass of the body by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब आप बोलते हैं, सो दिस इज व्हाट, amount of heat required, amount of heat required to raise, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the body, unit mass of the body by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट मास ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। इन सॉलिड्स थर्मल एनर्जी हीट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, इन लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड इन गैसेस इट इज ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी देखो यहाँ पे सॉलिड्स हीट इज, अभी देखो किसी सॉलिड को अगर आप हीट करोगे, ये सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये सारे भाई साहब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आपने हीट करना चालू किया, आप इस चीज को एनर्जी दे रहे हो। जब भी आप किसी चीज को एनर्जी देते हो, तो उसका कोई ना कोई तो एग्जीबिशन होगा ना, मतलब कैसे वो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, दे विल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। इन सॉलिड्स व्हेन यू सप्लाई हीट, द एनर्जी इज शोन बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर मीन पोजीशंस। लिक्विड्स में क्या हो जाएगा बोलो, लिक्विड्स में ट्रांसलेटरी मोशन। आपने देखा होगा ऐसा, किसी भी पानी को अगर आप हीट कर रहे होगे, तो ऐसे बुदबुदे ऊपर देखते हैं आपको, ऐसे बुदबुदे ऊपर जाते हुए दिखते हैं कि नहीं, तो पूरे उसमें क्या हो रहा है भाई साहब, कन्वेंशनल करंट्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब ये हीट हो गया, तो हीट हो जाएगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये लेवल ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर वाला लेवल नीचे आएगा, ऐसा कंप्लीटली होता ही रहेगा, ये साइकिल होगा। तो यहाँ पे पूरा मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ऐसे जा रहे हैं भाई साहब, ऐसे, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और गैसेस में तो भाई साहब कोई ठिकाना ही नहीं है, गैसेस का टेम्परेचर ही इतना हाई होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी भाई साहब रैंडमली मूव कर रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग, एंड व्हेन यू सप्लाई देम हीट, देन ऑब्वियसली दे विल मूव मोर रैंडमली। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलिए ये वाला सवाल करना है भाई साहब, कोई 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 जल्दी से।
जाएगा, हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द हीट कैपेसिटी, यहाँ पे हीट कैपेसिटी आपकी हो जाएगी Q इज इक्वल टू MC, ठीक है। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो 40 इंटू 10 रेज टू, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ग्राम्स में दिया हुआ है ना, और आंसर भी आपका सब कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए यहाँ पे M इंटू सी, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे M इंटू सी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी है भाई साहब, यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो M की वैल्यू कितनी हो गई 40 ग्राम, C की वैल्यू कितनी है 0.2 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैंसलम ग्राम और ग्राम कैंसलम, यहाँ पे 8 कैलोरीज, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा 8 कैलोरीज, ठीक है। दिस विल बी 8 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। हीट कैपेसिटी इन एल्यूमिनियम इन एसआई यूनिट, तो आपका देखो 1 कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल्स, है कि नहीं। आपने यहाँ पे अभी भी कैलकुलेट किया कितना था भाई साहब, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 8 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 8 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री केल्विन सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट से बढ़ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 टू द 16 4 8 द 32 33.6 जूल्स पर केल्विन, ठीक है, 33.6 जूल्स पर केल्विन, ठीक है। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, ओके ओके ओके। Specific heat of a substance is equal to the heat gained or released by the substance to increase the or decrease its temperature by 1 degree centigrade. To increase or decrease the temperature by 1 degree centigrade for a unit mass of the substance. The SI unit is how much? Joules per kg per Kelvin. ठीक है? ओके, तो आपको मालूम है भाई साहब Q की वैल्यू क्या होती है? MC डेल्टा T. तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q by M डेल्टा T. ये हो जाएगा भाई साहब specific heat capacity. So the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of the substance, ठीक है, by 1 degree centigrade is known as specific heat, ठीक है, that is known as specific heat capacity. चलिए समझ में आ रहा है भाई साहब? C is equal to Q M delta T. Are we clear on this one, people? Amount of heat required. Okay, okay, okay. तो यहाँ पे आपका देखो I से 0.5 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 0.5 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे वाटर है 1 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे सी है 0.5 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, तो वाटर के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्पेसिफिक हीट्स हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे भाई साहब आइस का कितना है 0.5 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर का कितना है 1 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना है स्टीम का कितना है 0.5 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, इट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, देन व्हाट डज इट मीन। चलिए फटाफट।
इट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, एंड व्हाट डज इट मीन? क्या हो जाएगा भाई साहब? ये स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, तो आपका सी आपका क्या है भाई साहब? सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, आपका बताइए? डेल्टा क्यू या क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, है ना। अभी अभी हमने देखा भाई साहब क्यू की क्या वैल्यू है? एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपका देखो एम का वैल्यू जीरो होगा क्या? एम का वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डेल्टा टी का वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो इट मींस फॉर दिस टू बी इंफिनिटी, इंफिनिटी डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। फॉर दिस टू बी इंफिनिटी डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। तो अभी अगर आप कोई भी हीट दे रहे हैं, व्हेन हीट इज बीइंग गिवन, हीट इज बीइंग गिवन, नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस, नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस, ठीक है। व्हेन हीट इज बीइंग गिवन हियर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज टेकिंग प्लेस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस व्हेन हीट इज गिवन इन और गिवन आउट। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर चेंज मस्ट बी जीरो, तो टेम्परेचर चेंज आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? जीरो। ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू हीट 5 kg ऑफ वाटर? तो यहाँ पे आपका भाई साहब मास कितना दिया हुआ है? 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दैट विल बी हाउ मच? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी की वैल्यू हो गई 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये कितना है भाई साहब आपका? 4.2 किलो जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये भाई साहब आपका भाई साहब सी है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? तो अभी आपको यहाँ पे पूछा है हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम सी डेल्टा टी। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 kg इंटू सी, सी की वैल्यू हो गई 4.2 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल, केजी और केजी भाई साहब आपका कैंसिल, तो कितना हो जाएगा भाई साहब आपका यहाँ पे? 4.2 इंटू 5, 21 इंटू 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8, 2 8 जा 16, 1680, ठीक है। 1680 भाई साहब आपका कितना हो गया? 1680 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स, ठीक है। सॉरी आपका जूल्स आ गया, तो ये हो गया आपका 1680 किलो जूल्स, 1680 किलो जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके, 1680 किलो जूल्स। ओके ओके ओके। अभी देखो फेज चेंज, तो हमने अभी तक बात की है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेज चेंज। द टर्म फेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ मैटर सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज नोन एज फेज चेंज। अगर आपका भाई साहब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा है, तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज नोन एज फेज चेंज। अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज नोन एज अ फेज चेंज, ठीक है। फॉर अ गिवन प्रेशर, phase change takes place at a definite temperature for a particular substance. In phase change at a constant pressure, the temperature remains constant. Example, ice at 0 degree centigrade melts to form water at 0 degree centigrade. Water at 100 degree centigrade boils to form what steam at 100 degree centigrade. तो आप देखो यहाँ पे दोनों भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, क्या? आइस और क्या है भाई साहब? वाटर, दोनों भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मेल्टिंग पॉइंट पे ये हो रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पे भाई साहब क्या हो जाएगा? सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो ये है भाई साहब आपका मेल्टिंग पॉइंट। ये हो गया आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज आइस, दिस इज वाटर। सो आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेल्टिंग टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेसिकली फॉर्मिंग वाटर वेपर, वाटर वेपर, सॉरी वाटर एट
100 डिग्री सेंटीग्रेड इज फॉर्मिंग वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका भाई साहब क्या है, दिस इज liquid changing to gas, liquid changing to gas। ठीक है, are we clear on this one people? In phase change at a constant pressure the temperature remains constant, example ice at 0 degree centigrade melts to form water at 0 degree centigrade, water at 100 degree centigrade boils to form steam at 100 degree centigrade। ठीक है, okay, amount of heat required per unit mass, per unit mass, amount of heat required to per unit mass to change the phase of a substance is known as latent heat। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, गुप्त हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। अभी समझो इस लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आपका समझ लो कोई सॉलिड है, सॉलिड में भाई साहब क्या होता है, सॉलिड में भाई साहब क्या होता है, देयर इज अ ह्यूज काइनेटिक फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब आप इसको हीट कर रहे हो, समझ लो आप इसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, मेल्टिंग पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड में स्पेसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द स्पेसेस विल इंक्रीज, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हीट है तुम्हारा वो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हीट है दिस इज गोइंग इनटू इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ state of matter, interconversion of state of matter, the solid is basically changing into liquid, the heat is going into interconversion of state of matter। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, amount of heat required per unit mass to change the phase of a substance is known as latent heat, the heat required during a phase change of mass m of a substance is given as follows। ठीक है, तो आपका हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू m इंटू एल। ठीक है, तो Q आपका क्या हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q इज इक्वल टू मास, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई m। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जब तक आपका ये पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपका एक सिंगल डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा। until and unless the entire solid gets converted into liquid you will not notice a single degree rise of temperature, single degree rise of temperature until the end। ठीक है जब तक ये पूरा सॉलिड, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो एनर्जी है वो किस में जा रहा है, इन डिसलोकेटिंग द मॉलिक्यूल्स। ये जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ने में जा रहा है। ठीक है, द एंटायर एनर्जी इज गोइंग इनटू डिसलोकेटिंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। इसको अपन गुप्त हीट बोलते हैं। द हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ मास m ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन एज Q is equal to ml, तो L is equal to Q by m। ठीक है, the units of latent heat are calorie per gram, joules per gram और joules per kg। ठीक है, तो joules per kg। latent heat is also known as latent heat of transformation। ठीक है, तो latent heat को अपन दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या है, latent heat of fusion and latent heat of vaporization। latent heat of fusion कब यूज होता है, मेल्टिंग में, और latent heat of vaporization किस में होता है भाई साहब, जब वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, दिस हैपेंस एट द बॉइलिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट में होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट में होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हैपेंस एट द मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हैपेंस एट द बॉइलिंग पॉइंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपका समझ लो कितना हीट लग रहा है, ठीक है, to convert from solid to liquid state is known as latent heat of fusion। The heat energy required to change unit mass of a substance, unit mass of a substance at its melting point from its solid state to liquid state is known as latent heat of fusion। The amount of heat energy released at the melting point when the unit mass of liquid changes to unit mass of solid। तो समझ लो भाई साहब, आपका अगर आइस है, ठीक है, आइस का दिया हुआ है आपको 80 कैलोरीज पर ग्राम, तो अगर 1 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, at 0 degree centigrade, 1 gram of ice is melting at 0 degree centigrade, what is the heat that is given out, 80 calories। इसीलिए अगर आप अपने हाथों के बीच में एक आइस का पीस रखते हैं देर तक और उसको फिर छोड़ देते हैं, आपका ये हाथ का पार्ट ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आइस हीट ले रहा है अपने एनवायरमेंट से। ठीक है, कितना हीट इसको चाहिए, पर ग्राम आइस को कितना हीट चाहिए, 80 कैलोरीज। किसके लिए, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। कहां से लेगा ये, अपने एनवायरमेंट से। तो आपके हाथों की उस जगह से वो हीट ले लेगा। आप अगर आइसक्रीम खाते हैं तो कभी कभी दांतों में दर्द करता है,
ठीक है, या अगर बर्फ चबा रहे होंगे तो दांतों में दर्द करेगा, ठंडा पानी पिएंगे तो दांतों में दर्द करेगा, क्यों? क्योंकि वहां से वो हीट ले रहा है, ठीक है, इट इज बेसिकली ग्रैबिंग द हीट। और जैसे ही वो हीट लेगा तो दांतें जो है आपके दांत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आपके मसूड़ों में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसलिए वो पेन क्रिएट होगा, ठीक है, दे विल कॉन्ट्रैक्ट और धंस जाएंगे वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से आपके दांतों में पेन, ये बोलते हैं ना आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, तो क्या सेंसोडाइन का ऐड है? अरे वो नेचुरल है भाई साहब, झंझनाहट होना आपके मसूड़ों का और आपके दांतों का सही होने का लक्षण है, वरना होगा ही नहीं। वो तो फिर तो आप सेंसलेस हो गए हैं, ठीक है, मतलब आपके दांतों में सेंस ही नहीं है, ठीक है, तो वो होना स्वाभाविक है, ठीक है, उसके लिए किसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, टूथपेस्ट का इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए करना है, लेकिन उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, वो होना ही चाहिए, दैट इज नेचुरल। क्योंकि भाई साहब आप देखो 1 ग्राम आइस 80 कैलोरीज ऑफ हीट ले रहा है, कहां से लेगा भाई साहब? जैसे आप इसको हाथ में डालेंगे तो आपकी हथेलियां ठंडी हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि वहां से हीट बटोर रहा है 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, तो हीट गिवन इज भाई साहब ये वाटर बन गया, और हीट टेकन इज भाई साहब ये माइनस, ठीक है, ओके। Latent heat of vaporization, the heat energy required to change unit mass of a substance at its boiling point from its liquid state to gaseous state is known as latent heat of vaporization, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब latent heat of vaporization, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका हो रहा है भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट पे, तो लिक्विड है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, लिक्विड है बॉइलिंग पॉइंट पे, ये क्या चेंज हो रहा है? गैसियस स्टेट में, ओके। अभी क्या लिक्विड का गैस बनना सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है बच्चा बाड़ी? Does this happen only at its boiling point? My question is this. बोलिए, क्या लिक्विड का गैस बनना सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है? इज इट पॉसिबल बिफोर बॉइलिंग पॉइंट? आंसर इज यस। आपका इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके गर्मियों में आप बोलते हैं ना नदी नाले सूख रहे हैं, क्या वो बॉयल करते हुए सूखते हैं? हैव यू ऑब्जर्व देम टू बॉयल एंड देन ड्राई अप? नो, वो तो ऐसे ही सूख रहे हैं। तो इवेपोरेशन, जैसे आपका देखो गर्म चाय है, ठीक है, वो भाई साहब आप ऐसे रख दो क्या कहते हैं प्लेट में, तो ठंडी हो जाती है, क्यों? क्योंकि बॉयल होकर ठंडी क्यों हो रही है? क्योंकि उसका इवेपोरेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि बॉयल होकर सूख रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जो इवेपोरेशन का फिनोमिना है, ये आपके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। हम इतना जरूर बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, बट इवेपोरेशन इज अ फिनोमिना विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बाय द वे? ओके, तो समझो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बच्चा बाडी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, समझ लो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब जब आप इसको बॉयल कर रहे हैं तो ये लिक्विड क्या हो रहा है? गैस में कन्वर्ट होता है ना, तो इसके प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग बॉइलिंग? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड the vapor pressure of the liquid above the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड अबव द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज व्हाट हैपेंस एट द बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा क्या है कि वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट का मेन आपका डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट में आपका क्या हो रहा है भाई साहब? आपका बॉइलिंग पॉइंट में आपका हो रहा है वाटर, आपका स्टीम, ठीक है, और स्टीम अगर आपका देखोगे तो वाटर। तो समझ लो कोई खौलते हुए पानी को किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो बर्न्स होंगे, ठीक है, और स्टीम किसी पे छोड़ा जाए तो भी बर्न्स होंगे। कौन सा ज्यादा भयंकर होगा? स्टीम। स्टीम क्यों? क्योंकि ये स्टीम की टेंडेंसी क्या होगी कि ये अपना हीट रिलीज कर दे ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? वाटर में, ठीक है। सो व्हेन स्टीम इज बीइंग पास्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल कॉज मोर सिवियर बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्योंकि स्टीम की टेंडेंसी क्या है? स्टीम में एक्स्ट्रा हीट है। कौन सा एक्स्ट्रा हीट है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला एक्स्ट्रा हीट है। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हीट है, लेकिन कौन सा हीट है? ओनली ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है। कौन सा हीट है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला हीट।
मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में जो हीट लगता है वो तो है ही, प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला भी हीट है। तो ऑब्वियसली जब क्या होगा भाई साहब, वो इसमें कन्वर्ट होगा तो वो हीट रिलीज करेगा और किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हीट रिलीज करेगा। तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो जब आपके त्वचा पे गिरता है तो वो हीट रिलीज करेगा, लेकिन स्टीम जो है वो भी हीट रिलीज करेगा, लेकिन उसके पास ज्यादा हीट है रिलीज करने के लिए, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला हीट भी है। इसीलिए द बर्न्स ड्यू टू steam at 100 degree centigrade are more severe than the burns due to water at 100 degree centigrade। क्या ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके ओके। तो जूल्स लॉ ऑफ हीट, heat and mechanical work. When heat is converted into mechanical work or mechanical work is converted into heat, then the ratio of work done to the heat produced is always constant. So work done is directly proportional to Q। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, when heat is converted into mechanical work or mechanical work is converted into heat, when heat is converted into mechanical work or mechanical work is converted into heat, then the ratio of work done to heat produced is always constant। ये वाला जो है आपका always constant रहेगा। here J is known as the mechanical equivalent of heat। J को अपन क्या बोलेंगे? mechanical equivalent of heat। ठीक है, समझ में आ रहा है? work done upon heat produced, work done upon heat produced is equal to J। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आप अभी बैठे हुए हैं, अचानक से आप दौड़े, तो आर यू डूइंग मैकेनिकल वर्क? यस यू आर, यू आर मूविंग। विल योर बॉडी जनरेट हीट? यस इट विल। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पसीना क्यों आता है? क्योंकि आपका बॉडी हीट जनरेट कर रहा है और आपकी बॉडी को कूल होना जरूरी है। ठीक है, और कूल होने के लिए पसीना जनरेट होता है ताकि वो इवेपोरेट और कूलिंग प्रोड्यूस हो। ठीक है, ओके। सो J इज नोन एज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, let us take a gun, let us take a gun and fire a bullet of mass m with speed v towards the metal plate। The kinetic energy of the bullet is converted into heat energy after striking on the metal plate। तो ये जो heat kinetic energy of the bullet है, it gets converted into heat energy। ठीक है, और after striking on the metal plate which increases the temperature of the bullet। तो ये temperature bullet का बढ़ाएगा। let delta theta be the increase in temperature of the bullet। ठीक है, तो आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है? बुलेट के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, क्योंकि बुलेट जो है तो हिट कर रहा है इसको। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। अभी देखो ये हीट प्रोड्यूस्ड है और ये काइनेटिक एनर्जी है, तो आपका भाई साहब वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? जे, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू जे इंटू क्यू, वेयर जे इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका जे क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो आपका यहाँ पे J इंटू एम सी डेल्टा थीटा। ठीक है, ओके। तो J को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? J को अपन लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन Q, वर्क डन अपॉन Q, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम सी डेल्टा थीटा। तो M और M भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, J आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्यों कांस्टेंट हो जाएगा बोलो यहाँ पे? ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल, लेट थीटा बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द बुलेट। तो ये आपके भाई साहब सारे जो कांस्टेंट फॉर्म्स हैं, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे आएंगे अभी। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? व्हेन टू बॉडीज वन बीइंग सॉलिड एंड द अदर बीइंग लिक्विड और बोथ बीइंग लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड, द हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो बॉडीज को आप ज्वाइन कर रहे हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, or body at lower temperature। Consider a hot ball of mass m1, specific heat capacity c1 and temperature theta h, ठीक है, which is dropped in some cold water of mass m2, specific capacity c2 and temperature theta l। Let theta mix with the temperature of the mixture at equilibrium। On mixing the hot and cold bodies, we get the following: lower temperature minus temperature of the mixture, lower temperature आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? theta l, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर थीटा मिक्स। ठीक है, और हाइयर टेम्परेचर आपका, समझ लो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है भाई? देखो ये आपका क्या है? थीटा एच है। ठीक है, और ये आपका क्या है भाई साहब? थीटा एल है। लेट्स से टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड बॉल। व्हेन यू ड्रॉप दिस बॉल हियर, व्हाट विल हैपन? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर कम होगा। दिस विल लूज इट्स हीट एंड हेंस द टेम्परेचर विल गो डाउन, दिस विल गेन हीट एंड इट्स टेम्परेचर विल गो अप।
तो यहाँ पे एक टेम्परेचर हो जाएगा किसका, मिक्सचर का, मिक्सचर का एक टेम्परेचर, मिक्सचर का टेम्परेचर इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है, मिक्सचर का टेम्परेचर, सो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर दैट इज थीटा मिक्सचर विल बी मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड लेसर देन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, ठीक है, ओके, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, ठीक है, हीट कौन गेन कर रहा है भाई साहब, ठीक है, एम सी थीटा एच माइनस थीटा मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर जो है, ठीक है, आपका मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, थीटा एच, ठीक है, और भाई साहब इसका टेम्परेचर कितना था भाई साहब, थीटा एल, तो थीटा एच माइनस थीटा एल है ना, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा एच माइनस थीटा ऑफ मिक्सचर, ठीक है, थीटा एच माइनस थीटा ऑफ मिक्सचर, और यहाँ पे भाई साहब थीटा ऑफ मिक्सचर माइनस थीटा ऑफ एल, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हीट गेन, हीट गेन, कौन हीट गेन कर रहा है यहाँ पे, जो मिक्सचर है वो हीट गेन कर रहा है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा मिक्सचर है अभी, और इसका भाई साहब कितना था, थीटा एल, तो इसका हीट गेन माइनस हीट लॉस ये हो जाएगा भाई साहब आपका, तो थीटा ऑफ मिक्सचर विल बी दिस मच, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब, अरे भाई साहब क्या हुआ है, अरे क्या हुआ है यहाँ पे, ये जैसे आपने इसको इसमें डाला, ठीक है, व्हेन यू हैव gotten the hot ball inside this, let's say this is basically the temperature theta of mixture, ठीक है, so here आपके बॉल का मास कितना है m1, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है c1, और उसका टेम्परेचर कितना है थीटा h, here the mass of the ball is m2, उसका स्पेसिफिक सॉरी मास ऑफ द लिक्विड इज m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c2 एंड थीटा l इज इट्स टेम्परेचर, ठीक है, ओके, तो हीट लॉस्ट बाय द बॉल m, ठीक है, हीट लॉस्ट बाय द बॉल कितना हो जाएगा बोलो, m1 c1, कितना अभी इसका टेम्परेचर कितना, मिक्सचर में आ गया ना ये, तो इसका टेम्परेचर अभी कितना हो गया, थीटा मिक्सचर, और इसका टेम्परेचर पहले कितना था, थीटा एच, तो दिस विल बी थीटा एच माइनस थीटा मिक्सचर, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज द हीट लॉस्ट बाय द बॉल, ठीक है, हीट गेन्ड बाय द बॉल, ठीक है, तुम पेपर देने के बाद जाना मत, ठीक है, पेपर देने के बाद बैठना, ओके, हीट गेन बाय द वॉल सॉरी हीट गेन बाय द लिक्विड, ये कितना हो जाएगा बोलो, लिक्विड का मास कितना है m2, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है c2, और आपका भाई साहब इसका टेम्परेचर कितना था थीटा एल, अभी कितना टेम्परेचर हो गया थीटा मिक्स विच इज हायर, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा मिक्स माइनस थीटा एल, क्या ये समझ में आ रहा है, ये दोनों वापस इक्वल होंगे, क्यों, हीट लॉस बाय दिस विल बी हीट गेन बाय दिस, तो ये हो गया m1 c1, ये हो गया थीटा एल माइनस थीटा मिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू m2 c2 m2 c2 थीटा मिक्स माइनस थीटा एल, ठीक है, m1 c1 थीटा एल माइनस m1 c1 थीटा मिक्स इज इक्वल टू m2 c2 थीटा मिक्स माइनस m2 c2 थीटा एल, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके, हाँ, कौन सा भाई साहब, ये थीटा एच ना, ये थीटा एच सॉरी थीटा एच, और ये वाला हो जाएगा थीटा एल, बाकी सब ठीक है ना भाई साहब, ओके, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, m1 c1 थीटा एच माइनस प्लस m2 c2 थीटा एल इज इक्वल टू m2 c2 माइनस m1 c1 क्या थीटा मिक्स, ठीक है, तो आपका थीटा मिक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 c1 थीटा एच प्लस m2 c2 थीटा एल अपॉन m2 c2 माइनस m1 c1, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कौन सा, हाँ इसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, m2 c1, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके, m1 c1 थीटा h प्लस m2 c2 थीटा l अपॉन m1 c1 प्लस m2 c2,
सिंपल सा है भाई साहब, आपको हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन करना है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे कैसे, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड, अगर दो बॉडीज हैं जो अलग अलग टेम्परेचर्स पे हैं, व्हेन दे आर मिक्स्ड, हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर till both acquire the same temperature. The body at higher temperature releases heat while body at lower temperature absorbs heat. So आपका क्या हो जाएगा? Heat lost is equal to heat gain. This is the principle of calorimetry. ठीक है? Heat lost by the hotter body will be equal to heat lost by the heat gained by the colder body. Principle of calorimetry represents the law of conservation of heat energy. ठीक है? Heat loss is equal to heat gain. तो आप समझ लो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, जिसका मास M1 है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है। दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर आपका T2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है T2 S2 है और मास है M2। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आपका समझ लीजिए भाई साहब दोनों को मिक्स कर दिया आपने, तो ये टेम्परेचर रिलीज हुआ, ये टेम्परेचर पे आए, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब हीट गिवन कितना हो जाएगा? M1 S1 डेल्टा T1 M2 S2 डेल्टा T2, तो M1 S1 T1 माइनस T मिक्स M2 S2 T मिक्स माइनस T2, ठीक है। तो आपका भाई साहब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज लोअर एंड लेसर देन हायर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। एंड ये आपका जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर टेम्परेचर ऑफ TL एंड लेसर देन हायर टेम्परेचर ऑफ TH, ठीक है। तो आपका भाई साहब टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हो गया, ठीक है। ये हायर टेम्परेचर वाले से लेसर रहेगा, इससे, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कैन नेवर बी लेसर देन लोअर टेम्परेचर एज अ बॉडी कैन नॉट बी कूल बिलो द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। एंड ग्रेटर देन हायर टेम्परेचर एज अ बॉडी कैन नॉट बी हीटेड अबव द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग बॉडी। फर्दर मोर यूजुअली rise in temperature of one body may not be equal to the fall in temperature of the other body. So heat gained by one body is equal to the heat lost by the other. ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी देखते हैं हम वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट? द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम that absorbs or gives out the same amount of heat as is done by the body when heated or cooled to the same temperature. ठीक है, तो आपका भाई साहब HC of substance is equal to HC of water. Water equivalent क्या होता है? The water equivalent of a body is the amount of water that absorbs or gives out the same amount of heat as is done by the body when heated or cooled to the same temperature. ठीक है, इसको हम वाटर इक्विवेलेंट क्या है भाई साहब? एक बॉडी का अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इन ग्राम्स में, ये जरूरी है, दैट अब्सॉर्ब्स और गिव्स आउट द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन। तो आपका कोई बॉडी है, इसको आप हीट दे रहे हो, ठीक है, इसको आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो ये हीट गेन कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जा रहा है, तो यू हैव गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। यही अमाउंट ऑफ हीट अगर आप वाटर को देते तो कितना राइज होता, ठीक है, इतना वाटर के टेम्परेचर, देखो समझ लो भाई साहब कितना वाटर होगा जिसको इतना हीट देंगे तो इतना टेम्परेचर राइज होगा, सेम टेम्परेचर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स से एक बॉडी है जिसका मास है M1, ठीक है, और लेट्स से भाई साहब आपने इसको डेल्टा T1 से इसके टेम्परेचर को राइज किया, ठीक है, ओके। सो आपका C1, ठीक है, तो व्हेन हीटेड और कूल्ड टू द सेम टेम्परेचर, व्हेन वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ड्रॉप द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो ये आपने कितना हीट दिया है इसको, कितना हीट दिया, इतना हीट दिया है कि नहीं। बॉडी का मास M1 है, स्पेसिफिक कैपेसिटी इसकी C1 है, और इसका भाई साहब टेम्परेचर राइज कितना हो गया, डेल्टा T1। तो आपने कितना हीट दिया इसको, Q1 हीट दिया, ओके। अभी लेट्स से वाटर है, वाटर का मास आपको नहीं मालूम है M2, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मालूम है, आपको वही सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, वाटर को राइज करवाना है, सेम टेम्परेचर, ठीक है, दैट अब्सॉर्ब्स और गिव्स आउट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो कितना ग्राम वाटर लगेगा, कितना ग्राम, इसी M2 को हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ वाटर which when supplied with the same heat undergoes the same range of temperature change, ठीक है, ओके। सेम अमाउंट ऑफ हीट इज डन बाय द बॉडी, ओके। तो आप समझ लो भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ms दैट इज मास ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि देखो इसका M1 C1 डेल्टा T1 विल बी इक्वल टू M2 C2 डेल्टा T2, है कि नहीं। सर डेल्टा T1 ही होगा ना, दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, C का यहाँ पे S हो गया है, मास ऑफ वाटर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सब्सटेंस
वाटर का मास आपको नहीं मालूम, लेट्स से W है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तुम लोग का हो गया भाई साहब? डन डन डन, नहीं हुआ है? कब से दे रहे हो टेस्ट? 4:30 बजे से दे रहे हो, 6 बजे तक नहीं हुआ है? देखो इनको जरा, ठीक है? ओके, तो आपका भाई साहब न्यूमेरिकली वाटर इक्विवेलेंट एंड हीट कैपेसिटी आर सेम बट देयर यूनिट इज डिफरेंट, ठीक है? तो आपका देखो x कैलोरीज पर ग्राम, ये हो गया x ग्राम, ठीक है? y जूल्स, y by 42 grams, z कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड, z kg. Whenever water equivalent or heat capacity of container is given, in that case heat consumed by container will also be calculated. तो आपका कंटेनर से भी हीट को अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? जिनका जिनका हो गया है जमा करते चले, आगे बढ़ते चले, है ना? ओके, समझ लो यहां पे दिया हुआ एक लिक्विड ए है, ठीक है, जिसका मास m1 दिया हुआ है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है T1 दिया हुआ है। इस मिक्स्ड विथ लिक्विड बी, इसका मास m2 दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया हुआ है T2 दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ T2, ठीक है? तो m1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू T1 माइनस टी मिक्सचर, लेट्स से इन दोनों का एक टेम्परेचर आया विच इज टी मिक्स, ठीक है? तो m1s1 T1 माइनस टी मिक्स इज इक्वल टू m2s2 टी मिक्स माइनस T2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? समझ में आ रहा है कि ऐसी मुंडी ला रहे हो? दिस इज हीट गिवन बाय द सब्सटेंस एंड दिस इज हीट टेकन, है ना? ठीक है, तो आपका पहले टेम्परेचर इसका कितना था, T1, ये T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आपका भाई साहब T1 इज ग्रेटर देन T मिक्स एंड T मिक्स इज ग्रेटर देन T2, ये होगा ना भाई साहब? ठीक है, तो T1 माइनस T मिक्स, ये टेम्परेचर में ड्रॉप हुआ इसका, और इसका भाई साहब टेम्परेचर राइज होगा कितना, T मिक्स से T2, तो T मिक्स माइनस T2, इसके लिए डेल्टा T क्या हो जाएगा, T मिक्स माइनस T2, इसके लिए डेल्टा T क्या हो जाएगा, T1 माइनस T मिक्स, ठीक है? तो M1S1 T1 माइनस T मिक्स, M2S2 T मिक्स माइनस T2, तो M1S1 T1 माइनस M1S1 T मिक्स इज इक्वल टू M2S2 T मिक्स माइनस M2S2 T2, तो M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 इज इक्वल टू M1S1 T मिक्स प्लस M2S2 T मिक्स, ठीक है? तो आप भाई साहब T मिक्स को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 इज इक्वल टू M1S1 प्लस M2S2, ये क्या हो गया भाई साहब आपका T मिक्स, ठीक है? तो T मिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 प्लस अपॉन M1S1 प्लस M2S2, ठीक है, M1S1 प्लस M2S2। अगर S1 की वैल्यू S2 के बराबर हो जाए, इफ S1 इज इक्वल टू S2, तब क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर इसका स्पेसिफिक हीट और इसका स्पेसिफिक हीट बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा बोलो, ये S1 और S1 से आप S1 को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी S1 और S2 से आप S1 को कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपने पूछा था फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ओके? अ कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी 100 जूल्स पर केल्विन इज एट रूम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जिनका जिनका हो गया है पंच करके, नहीं हुआ है किसी का, ढापा ढापी चालू है कि नहीं? अच्छा, ये लास्ट मिनट ढापा ढापी है ना? तन्मय झूठ मत बोल, है तो बिल्कुल ढापा ढापी नहीं करता है? अच्छा ठीक है, ओके। अ कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी, तो आपका कैलोरीमीटर है भाई साहब कोई, ठीक है? अ कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी कितना है, 100 जूल्स पर केल्विन इज एट रूम टेम्परेचर, तो इसका भाई साहब T1 कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपका भाई साहब वाटर का मास दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी T2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 4200 जूल्स पर केजी is poured into the calorimeter. What is the temperature of the calorimeter? तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपका भाई साहब लेट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, अभी वाटर इन, ठीक है, कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी इतना है, इज एट रूम टेम्परेचर, 100 ग्राम वाटर इसमें आप पोर कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स से फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का हो गया T, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर हो गया T। अभी हीट लॉस्ट बाई वाटर कितना हो जाएगा, M
सी डेल्टा टी, ये हो गया भाई साहब क्या, हीट लॉस्ट बाय वाटर। ठीक है, फटाफट से करते हैं भाई साहब। एम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 0.1 1100 ग्राम मतलब 0.1 केजी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, आपको दिया हुआ है कितना है, 4200 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस टी, 40 माइनस टी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर, हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। ठीक है, हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर, आपका कैलोरीमीटर का मास कितना है भाई साहब, दिया नहीं है क्या मास, कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी रूम टेम्परेचर। अबे कैलोरीमीटर का हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। यहाँ पे कैलोरीमीटर का मास भी वाटर का मास ही मान लिया है क्या भाई, कैलोरीमीटर का मास कितना 100 कैसे हो गया ये। इसमें कैलोरीमीटर का मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 100 मान लिया है कैलोरीमीटर का मास। ठीक है, हाँ हीट कैपेसिटी है ना वही तो, टी माइनस टी, मास क्यों नहीं, मास किधर चला गया। शायद यहाँ पे कैलोरीमीटर का मास 1 kg मान लिया है, 1 kg मान लिया, जिसकी वजह से आपका एम दैट इज 1 into C दैट इज कितना हो गया भाई साहब, 100 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T-30, ऐसे हुआ है भाई साहब। ठीक है, इसकी वजह से ये T इज इक्वल टू 38.7 दिया है। यहाँ पे हालांकि दिया नहीं हुआ है कैलोरीमीटर का मास कितना है। ठीक है।
क्या होगा बोलो? क्या होगा? हाँ? सब बच जाएंगे, सब बच जाएंगे, किसी को कोई हर्ट नहीं होगा। सोच के देखना, देखो सब बच जाएंगे। तो कंफ्यूज रहने की ये ना गिरा, ये तो बच गया। ये इधर गिरेगा तो इसके ऊपर गिरेगा, ये बच जाएगा। लेकिन तुम ध्यान दो, ये वाला पूरा गोल है, ये वाला पूरा गोल नहीं है, इसका मास कम है, वैसे कम है, एक आपसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर तो ये यहाँ पे सब बच जाएगा, ठीक है। तो उसका मास पे लोगों का ध्यान नहीं है, उसका मास कम है, क्योंकि उसका मास पूरा नहीं है, तो इसीलिए जब सीसॉ पे आएगा तो इक्वल नहीं होगा। जब ये भारी हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ओके, 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज केप्ट इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका? 20 ग्राम, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है 20 ग्राम, ठीक है। ओके, हाउ मच हीट should be supplied to the apparatus to evaporate the water thus formed, ठीक है। 5 ग्राम of ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड is kept in a calorimeter of water equivalent 20 grams, ठीक है। तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड का कैलोरीमीटर है, एम एस डेल्टा टी आपका भाई साहब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलोरीमीटर है, ये जा रहा है कितने पे भाई साहब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 5 gram of ice at 0 degree centigrade is kept in a calorimeter of water equivalent 20 gram. How much of heat should be supplied to the apparatus to the water form? ठीक है, तो आपको भाई साहब इवेपोरेट द वाटर फॉर्म, इवेपोरेट करना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आना ही है, ठीक है। तो 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड केप्ट इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्वलेंट 20 ग्राम। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलोरीमीटर है, इसको भाई साहब आपको कितने पे लाना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हो गया? चाहिए। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये इज केप्ट इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम। हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द apparatus टू बी इवेपोरेटेड द वाटर दस फॉर्म, ठीक है। ओके, तो आपका 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज केप्ट इन कैलोरीमीटर, तो एम एस डेल्टा टी हो गया भाई साहब, ये आइस है, वाटर है और ये स्टीम बन रहा है, ठीक है। तो पहले देखो, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो हाउ मच ऑफ हीट वुड यू नीड? ठीक है, ML1 मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया क्या तूने? कॉन्टैक्ट लेंस लगाया क्या तूने? नहीं। ओके, मास इनटू, चश्मा तोड़ डाला, बहुत बढ़िया। और एग्जाम के टाइम पे तोड़ डाला तूने चश्मा? हाँ, अभी कैसे? बहुत बढ़िया। और कल एग्जाम कैसे देगा अभी? जो भी है, पूरा टूट गया है? हाँ, फ्रेम बाहर आ गया तो चल जाएगा, वो हो जाएगा, वो किसी किसी के पास लेकर जाएगा तो चल जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ये तो अपने से भी ठीक कर सकता है, वैसे मत कर। मैंने अपना वाला किया था आरएल वगैरह लगाकर, वो मत कर, उससे चश्मे का फ्रेम खराब होता है। हाँ, ये ठीक हो जाएगा, ये तो टूटा नहीं है, ठीक है, चलेगा ये। मास ये हो गया भाई साहब आपका कितना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, मास अभी आपका वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कमिंग टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? m
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100 माइनस 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड is getting converted into steam at 100 degree centigrade which would require what ml into latent heat of vaporization। ठीक है, तो आपका ml into latent heat of vaporization plus ms delta t। ठीक है, अब ये ms delta t क्या है भाई साहब? देखो latent heat of vaporization, अभी ये वाला क्या है भाई साहब? आपका स्टीम का जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, हाउ मच ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू द apparatus to evaporate the water to form। so let's say हमने मान लिया कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर स्टीम का भी बढ़ रहा है, बढ़ने दो, ठीक है, डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे अब सबने m मान लिया यहाँ पे, ठीक है, ओके, m एल एफ एस डेल्टा टी एल वी एम एस डेल्टा टी, ठीक है, एम एस ऑफ डेल्टा टी, तो आपका हो गया एम एस ऑफ डेल्टा टी। ये वाला भाई साहब क्या है? देखो ये एक्चुअली में है क्या? आपने अभी अभी देखा वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दैट विल बी, सॉरी अपना, हाँ यहाँ पे तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर ही है, ठीक है, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ओके, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह पे W लिख सकते हैं, W इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, W इनटू डेल्टा टी, तो आपका भाई साहब हम यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, किसकी? ठीक है, डेल्टा टी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 5 इंटू 80 प्लस 100 प्लस 540 20 इंटू 100, तो आपका हीट कितना हो जाएगा भाई साहब? 5600 कैलोरीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 5000, ए भाई साहब ये तो है ही नहीं। ठीक है, कुछ गड़बड़ रहेगा भाई साहब। ओके, मिक्सिंग ऑफ फेसेस, ठीक है, अभी देखेंगे हम मिक्सिंग ऑफ फेसेस में क्या होता है। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट फेजेस आर मिक्स्ड टुगेदर, समझ लो भाई साहब कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में और कोई गैस में है। समझ लो आपका आइस सॉलिड स्टेट में है, ये आपका वाटर है, और ये आपका भाई साहब वेपर फेज में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फेजेस आर मिक्स्ड टुगेदर, इन दिस केस टेम्परेचर एज वेल एज स्पेस कैन चेंज, तो दोनों भी चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, steps to solve numerical, first of all assume the reference temperature। तो ice plus water is equal to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो ये आपने रेफरेंस टेम्परेचर एक मान लिया। ठीक है, ice plus steam ये हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, वाटर प्लस steam 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ठीक है, कैलकुलेट रिक्वायर्ड एंड सप्लाइड हीट कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेफरेंस। ठीक है, तो आपका QR इज इक्वल टू QS, T मिक्सचर इज इक्वल टू T रेफरेंस, QR इज ग्रेटर देन QS, ऐसा ऐसा करके आपको भाई साहब करना पड़ेगा। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फेजेस में। ओके, गीजर, गीजर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, गीजर बेसिकली करता कैसे है? गीजर आपका भाई साहब चलता है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अभी ये वर्क किसमें है? हीट कन्वर्जन में है। ठीक है, हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट गेन्ड और हीट लॉस इज एम एस डेल्टा टी। तो अपन यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज एम एस डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, पावर इज पी अपॉन 4.2, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब देखो पी इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड और वॉट इज इक्वल टू जूल्स अपॉन सेकेंड 4.2। अगर भाई साहब आपका कैलोरीज में है, देखो ये, देखो आपने अभी पढ़ा ना, 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल्स होता है, तो 1 जूल कितना होगा? 1 कैलोरी अपॉन 4.2। अगर आपने पी को जूल्स पर सेकेंड में रखा तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भाई साहब जूल्स पर सेकेंड कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन 4.2। ठीक है, ओके, तो आपका P अपॉन 4.2 इज इक्वल टू M बाई टी एस इंटू डेल्टा टी। M बाई टी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेकेंड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो आपका S का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम आइस का है भाई साहब एट कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, is mixed with 10 gram of water at 60 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 ग्राम ऑफ आइस है, कितने पे है भाई साहब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट दिस आइस? इस आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए आपको? M इंटू एल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 कैलोरीज। 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस रिसीव 600 कैलोरीज फ्रॉम वाटर while it requires कितना है भाई साहब आपका? 800 कैलोरीज। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अभी आप वाटर का देख लो। चलिए वाटर का 10 ग्राम ऑफ वाटर है एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस, ठीक है, एमएस डेल्टा टी, तो इसको भाई साहब कितने पे एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको कितने पे आना है भाई साहब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आना है तो कितना लॉस ऑफ हीट हो गया इसका भाई साहब? 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सी आपका हो गया भाई साहब 1 कैलोरी, और डेल्टा टी कितना हो गया बोलो? 60 माइनस 0, तो ये हो गया 10 इंटू 160। तो इतना हीट वो दे सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आइस को मेल्ट कराने के लिए वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये कितने पे आ रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट वो लूज कर रहा है? 600 कैलोरीज। जबकि पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए आपको कितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है? 800, ठीक है। तो इसका मतलब आपका 200 का डेफिसिट आ रहा है ना? 200 कैलोरीज उसको नहीं मिल रही है पूरा कन्वर्ट होने के लिए। आइस रिसीव 600 कैलोरीज ऑफ वाटर व्हाइल इट रिक्वायर्स 800 कैलोरीज। सो आइस रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 200। कितना रह जाएगा भाई साहब आपका? अभी इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ये हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो आपका मास का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अरे यार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80 है ना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका 80 कैलोरीज पर ग्राम। हाँ 80 कैलोरीज पर ग्राम है, ठीक है। सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है यहाँ पे, 80 कैलोरीज पर ग्राम है। तो इसको 80 कैलोरीज पर ग्राम है। तो 80 कैलोरीज पर ग्राम है भाई साहब। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 बाई एल। तो 200 बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज 80। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो ये हो गया आपका 2.5 ग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका 2.5 ग्राम। तो फाइनल टेम्परेचर आपका कितना आ गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसमें पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ है, इतना आइस बचा रह गया। मतलब 10 ग्राम आइस में से 7.5 ग्राम मेल्ट हो गया है, 2.5 ग्राम आइस अभी भी बाकी है, और फाइनल टेम्परेचर कितने का है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर इज, तो फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर आपका कितना है भाई साहब? वाटर कितना हो गया? 7.5 ग्राम आइस मेल्ट हुआ है, और वाटर इधर कितना था? 10 ग्राम था। तो टोटल वाटर कितना हो गया? 17.5 ग्राम वाटर और 2.5 ग्राम आइस। क्या ये समझ में आ रहा है? दोनों भी कितने टेम्परेचर पे है? फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये फेजेस का समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। 1 kg of ice at -10 degree centigrade is mixed with 1 kg of water at 100 degree centigrade. Then find the equilibrium temperature and the mixture content. तो आपको भाई साहब यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है और मिक्सचर कंटेंट निकालना है, ठीक है। 1 kg ऑफ आइस, लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, लेट से हमने मान लिया भाई साहब थीटा है, ठीक है, ओके। हीट गेन बाय आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, at -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट गेन बाय आइस कितना हो जाएगा? मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इंटू भाई साहब -10, ठीक है। आपका कितना है? 1 kg ऑफ आइस है ना भाई साहब, ठीक है। -10 कैसे आया भाई साहब? पहले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको आना पड़ेगा, तभी जाकर मेल्टिंग का प्रोसेस चालू होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के लिए उसका टेम्परेचर कहां से कहां ड्रॉप होना चाहिए? 0 माइनस -10, दैट विल बी 10। समझ में आ रहा है ये? देखो एम सी डेल्टा टी होता है ना, तो एम हो गया मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, और डेल्टा टी मतलब 0 माइनस -10, सो दैट विल बी MISI इंटू 10, ठीक है। फिर भाई साहब यहाँ पे वही आइस जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? M1L1। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दैट विल बी मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है, प्लस यहाँ पे MWSW, ठीक है, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका? Q माइनस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर।
मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू आपका भाई साहब क्या हो जाएगा क्यू माइनस थीटा। क्यू क्यों भाई साहब, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्यू क्या है आपका फाइनल टेम्परेचर है, थीटा उसका इनिशियल टेम्परेचर था, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे देखो M1S1 अभी आप डालना चालू करो, 1 kg मतलब 10⁻³ S1 मतलब आपका क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दैट इज 0.5, ठीक है, इंटू 10। यहाँ पे M1 मतलब मास ऑफ द वाटर विच इज मेल्टेड, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, L हो गया आपका भाई साहब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस विच इज 80। यहाँ पे मास ऑफ वाटर ऑब्वियसली कितना वाटर बनेगा 1 kg का वाटर बनेगा, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 1, वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम है, और आपका भाई साहब यहाँ पे Q माइनस थीटा, सो लेट्स से, ठीक है, इज मिक्स्ड विद 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपका Q है, ठीक है, दैट इज बेसिकली ये वाला जो देखो आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना इतना हीट कंज्यूम कर रहा है, आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना इतना हीट कंज्यूम कर रहा है, और आइस का फाइनल टेम्परेचर पे आना है इतना हीट कंज्यूम कर रहा है। दिस इज 1 kg of ice which has melted into water. This is specific heat capacity of water, and this is basically what Q minus theta. ये माइनस थीटा क्यों चला गया भाई साहब, ये Q माइनस थीटा होगा ना भाई साहब, है ना, दिस विल बी Q माइनस थीटा, ये फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर है। तो आपका फाइनल टेम्परेचर ये वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो थीटा माइनस 0 होगा, सॉरी Q माइनस थीटा नहीं होगा, थीटा माइनस 0 होगा ना। देखो 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 फिर से करते हैं, ओके, 1 kg ऑफ आइस एट -10 इज मिक्स विद 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस आइस का क्या हर्ष होगा भाई साहब, दिस इज बेसिकली गोइंग टू चेंज इनटू वाटर। तो पहला प्रोसेस आपका 1 kg ऑफ आइस दैट इज 10⁻³ इनटू आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 0.5 इनटू यहाँ पे 0 माइनस -10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 0.5 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया भाई साहब हीट लॉस्ट बाय आइस, ठीक है, ओके। और फिर क्या हो जाएगा M1L1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब 10⁻³ इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दैट इज 80, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 10⁻³ इंटू 80, ये हो गया। और फिर क्या हो जाएगा बोलो, ये जो वाटर है वो कितने टेम्परेचर पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया क्योंकि आइस यहाँ पे -10 पे था, तो उसको वाटर में मेल्ट होने के लिए पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना पड़ेगा क्योंकि दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट गेन फॉर 1 kg of ice, that is 10⁻³ which has got a specific heat capacity of 0.5 to come to a final temperature of 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 माइनस -10, ठीक है, ओके। अभी ये जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, what is the amount of ice 10 cube, and what is the specific heat, latent heat of fusion that is 80, so this is the amount of heat required by ice to come to 0 degree centigrade, ठीक है, नहीं सॉरी आपका to melt at 0 degree centigrade। now this is getting converted into water, what is the quantity of water 10 cube, ठीक है, m और specific heat capacity of water कितना है 1 into delta t, डेल्टा टी मतलब लेट से आपका फाइनल टेम्परेचर कितना आया थीटा, ठीक है, तो इंटू थीटा माइनस 0, थीटा माइनस 0, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप भाई साहब 10 क्यूब और ये 10 क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 5 प्लस 80 प्लस थीटा, है ना भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट लॉस बाय वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका कितना भाई साहब 10 क्यूब इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, ठीक है, इंटू भाई साहब कितना 100 माइनस थीटा। अभी वाटर कितने टेम्परेचर पे था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, नाउ इट इज कमिंग टू व्हाट टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, और लेट्स से आपका थीटा, सॉरी थीटा, थीटा आपका फाइनल मिक्सचर है, ठीक है, सो दिस विल बी 100 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हीट लॉस्ट बाय आइस प्लस वाटर, तो दिस विल बी हीट गेन, ओके, तो आपका भाई साहब ये कैंसिल, हीट इज हीट गेन, सॉरी, तो 5 दैट इज 85 प्लस थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई दैट इज 15, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस at -20 डिग्री सेंटीग्रेड into water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है,
गिवन आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इतना दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इतना दिया हुआ है, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इतना दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, तो आपका कितना आइस है भाई साहब, 40 ग्राम। तो 40 इंटू 10⁻³ ठीक है। कितने टेम्परेचर है, पहले तो उसको कितने पे आना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना है। तो m इंटू सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ है आपको, 2100, ठीक है। तो ये हो गया 2100 इंटू डेल्टा टी, मतलब उसको जीरो पे आना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस -20। So this is the amount of heat required for ice as -20 to come to ice as -20 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 21 इंटू 4, तो ये हो गया 4 1 4, 2 4 8 इंटू 10⁻³ है यहाँ पे, तो ये 2 और ये 1, तो ये कैंसिल हो गया, इंटू 0 + 20, तो ये हो गया आपका 20। तो 21 84 2 और ये 2, तो ये हो गया आपका 84 इंटू 20, दिस इज द हीट लॉस, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 1680, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ml, अभी आइस कितने पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको वाटर में कन्वर्ट करना है विच इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मास कितना है बोलो, वही जो यहाँ पे था 40 इंटू 10⁻³ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 0.336 इंटू 10⁻⁶। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। 6 4 24, ठीक है, 6 4 24, 3 4 12 13 14, 3 4 12 113, 1340 इंटू 10⁻³ ठीक है। 1 2 3, ये जीरो भी हमने ऐड किया है ना, तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका कितना 13.44 इंटू 10⁻³ इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 13440 जूल्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड फेज, ठीक है। थर्ड फेज में क्या है भाई साहब, वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू कम टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, एम सी डेल्टा टी। एम की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है 4200 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका 20। तो यहाँ पे आपका 10⁻³ है, ये आपका सब कट हो जाएगा। 42 टू जा कितना हो गया भाई साहब आपका 84, ये आपका कट हो गया 84 इंटू 40, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 3360, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3360 जूल्स। अब इन सबको ऐड कर लो, तो ये हो गया आपका कितना 18480 जूल्स। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए इस सवाल को जरा समझने की कोशिश कीजिए फटाफट। हो गया, डन डन डन। Steam at 100 degree centigrade is passed into 1.1 kg of water contained in a calorimeter.
तो आपका स्टीम है विच इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर कैलोरीमीटर में इक्वलेंट वाटर, कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्वलेंट, अच्छा वाटर इक्वलेंट दिया हुआ है, कैलोरीमीटर का भाई साहब वाटर इक्वलेंट दिया हुआ है, डब्ल्यू कितना है भाई साहब आपका 0.02 kg at 15 degree centigrade till the temperature of the calorimeter and its contents rises to 80 degree centigrade. What is the mass of steam condensed? ठीक है, now heat required by calorimeter plus water, तो आपका भाई साहब heat required by calorimeter m1c1 डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा मतलब कितना है, देखो कल वाटर इक्वलेंट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी देखो ये जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर में टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वाटर और कैलोरीमीटर का दोनों का टेम्परेचर ही 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, समझ में आ रहा है, ये दोनों का टेम्परेचर ही 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो यहाँ पे इसीलिए डेल्टा थीटा लिखा हुआ है, मतलब आप कितने टेम्परेचर पे आ रहे हैं, 80 डिग्री पे आ रहे हैं, तो कितने का टेम्परेचर गेन कर रहे हैं आप, 18 माइनस 15, दैट इज योर डेल्टा टी, समझ में आ रहा है, कैलोरीमीटर विच मीन्स द कंटेनर ऑफ द कैलोरीमीटर एज वेल एज द वाटर इन इट, so it is coming to a final temperature of 80 degree centigrade. What was its initial temperature? 15 degree centigrade. So what is the change in temperature? 80 minus 15. ठीक है, okay. So M1C1 plus M2C2. M1C1 that is M1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1.1, ठीक है, into C1 that is 1, ठीक है, plus M2C2, ठीक है, M2C2 अभी देखो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर भाई साहब आपका कैलोरीमीटर में ऑफ वाटर इक्वलेंट 0.02, तो वाटर इक्विवेलेंट मतलब कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ एम एम सी हो गया आपका वाटर इक्विवेलेंट है ना, तो आपका ये वाला जो एम और सी है ये कैलोरीमीटर के लिए है, वाटर इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाएगा एम सी, ठीक है, M1C1 आपके कैलोरीमीटर के लिए है, एम देखो कैलोरीमीटर कितना हीट गेन कर रहा है एम सी डेल्टा टी है ना, तो डेल्टा टी तो आपने पहले बाहर निकाल लिया है विच इज 80 माइनस 15, एम और सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, विच इज हाउ मच 0.02 फॉर व्हाट कैलोरीमीटर, अभी M2C2, M2C2 मतलब आपका वाटर, वाटर कितने का है भाई साहब, इज पास इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर, तो वाटर इतना कितना हो गया 1.1, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरीज में, ठीक है, ओके, तुम बिल्कुल डल लग रहे हो भाई साहब, ठीक है, तो C की वैल्यू है 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये कैलोरीज में है, तो 1.1 इंटू 1, ठीक है, तो ये आ गया आपका भाई साहब 72.8 किलो कैलोरीज जो भी आया, ओके, नाउ इफ m इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस, मतलब ये जो हीट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, स्टीम से आ रहा है, तो स्टीम का मास जो है वो कंडेंस होकर कितना है m है, देन हीट गिवन बाय स्टीम कितना हो जाएगा ml which is basically latent heat of fusion, मतलब यहाँ पे steam at 100 degree centigrade is getting converted into water at 100 degree centigrade, ठीक है, now water at 100 degree centigrade is getting converted into water at 80 degree centigrade, तो ml हो गया भाई साहब m the mass of steam into how much is the latent heat of fusion of steam is this much, तो m into l हो गया, और what जितना भाई साहब steam condense होगा उतना ही water आएगा, तो उतना ही water आया, m mass of steam condense हुआ तो m mass of water आया, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वी नो इज 1, और फाइनल टेम्परेचर वाटर का कितना हो रहा है 80, कितना टेम्परेचर था 100, ठीक है, 100 माइनस 80, तो ये हो गया भाई साहब आपका 566 m, तो ये आपका हीट गेन, ये आपका हीट लॉस्ट, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हो जाएंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, सो मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड विल बी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 by 556, दैट इज 0.130, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, ओके ओके ओके, एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये भाई साहब 10 मीटर की हाइट से फॉल कर रहा है, आफ्टर कोलाइडिंग विद द ग्राउंड इट लूजेस 25% ऑफ एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग्स, देन फाइंड द टेम्परेचर राइज ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एम सी डेल्टा टी, ठीक है, ये भाई साहब आपका हीट गेन है, ठीक है नहीं, एम सी डेल्टा टी, एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg falls from after colliding with the ground it loses 25% of its energy, ग्राउंड पे गिरा और इसका 25% का एनर्जी चला गया, तो गया कहां एनर्जी, बाकी का एनर्जी 75% ऑफ द एनर्जी वुड बी यूज्ड टू मूव इट अप, ऊपर गया, बाकी का 25% कहां जाएगा, हीट में कन्वर्ट होगा भाई साहब, ठीक है, सो कितना हीट में कन्वर्ट हो रहा है 25% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये गिरा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ mgh, ठीक है, इसका 25% मतलब 3/4,
25 मतलब कितना हो गया, 25/100 मतलब कितना होता है भाई साहब, 3/4, सो दिस विल बी 3/4 mgh। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास, ठीक है, आपको यहाँ पे मास नहीं भी दिया रहता है तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मास और मास ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 0.159, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाली बात आ जाएगी, ठीक है, 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ टारगेट, देन कैलकुलेट राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बुलेट। तो भाई साहब बुलेट का राइज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, और यही होता है जब इंसान को गोली लगती है ना, तो दो चीजों से मरता है इंसान। एक तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि इसके आजू बाजू के जो नसें होती हैं या फ्लैश होता है वो पूरा बर्न आउट हो जाता है, ठीक है। हाँ, इतना जोर से पियर्स करेगा तो उसका जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो तो डैमेज होंगे, लेकिन उसका हीट इतना ज्यादा जनरेट होगा कि वो पूरा जगह जल जाएगा, और इसीलिए इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका कोई कहाँ पे कट आ जाएगा तो उसको हम सील साल के ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा जल ही जाएंगे उस जगह पे, अगर पूरा जल ही जाएगा तो उसको कैसे ठीक करेंगे, समझ में आ रहा है? दैट इज वन थिंग व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेव पीपल फ्रॉम बुलेट इंजरीज, ठीक है। A bullet of mass 5 gram is moving with the speed of this, then calculate rise of temperature of the bullet। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हीट एनर्जी, क्योंकि वो बुलेट स्ट्राइक कर रहा है तो उसका वेलोसिटी भाई साहब कितना होगा, v, अभी कितना वेलोसिटी हो गया, 0, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, और हीट एनर्जी कितना होता है, एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो एम और एम भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, आप इससे भाई साहब क्या निकाल सकते हो, डेल्टा थीटा विच इज दिस, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम यहाँ पे एम नहीं दिया रहेगा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एम और एम एक्चुअली में आपके कैंसिल होते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। 1 kilowatt geyser is used to raise the temperature of water coming out at coming out rate of 100 cubic per centimeter per second in it. Initial temperature of water was 10 degrees centigrade. If efficiency of geyser is 80%, then find the final temperature of water, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा भाई साहब, पावर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू, आपका देखो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो पावर इनटू टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, एनर्जी, है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो पावर अभी यहाँ पे भाई साहब टाइम, 1 किलोवाट गीजर यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर और कमिंग आउट एट द रेट ऑफ, ये क्या हो गया भाई साहब, तो इसको चलिए अपन यहाँ पे क्यूबिक पर सेकेंड है ना, ये तो क्या हो गया भाई साहब, पावर भाई साहब होता क्या है, पावर बाई 4.2 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अपॉन टाइम, ओके। पावर होता है हीट अपॉन टाइम, है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, देखो एनर्जी इनटू टाइम इज इक्वल टू पावर, तो एनर्जी क्या हो जाएगा भाई साहब, पावर अपॉन टाइम, नहीं यार, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, सॉरी सॉरी, पावर इज
एनर्जी अपॉन टाइम, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो हीट एनर्जी कितनी हो गई, mc डेल्टा टी अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया भाई साहब पावर। अब इसी पावर को आप अगर वॉट्स में ले रहे थे और अगर आप कैलोरीज में ले रहे हैं तो अपॉन 4.2 कर देंगे, है ना, अपॉन 4.2 कर देंगे, ओके। तो ये हो गया m बाई टी, अच्छा ठीक है। तो गीजर में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, m बाई टी एस डेल्टा टी, m बाई टी भाई साहब आपका क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ग्राम्स पर सेकेंड, समझ में आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ग्राम्स पर सेकेंड, ओके। तो ये हो गया p बाई 4.2, ठीक है, उस टाइम पे नहीं समझ पाए थे अपन, एम एस डेल्टा टी, ठीक है, एम एस डेल्टा टी अपॉन टी, ये m बाई टी आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हो गया, तो ये हो गया आपका, दिस विल बी इन ग्राम्स पर सेकेंड एस डेल्टा टी। चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं भाई साहब गीजर का प्रॉब्लम, ठीक है। पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी अपॉन टी, है ना, और m बाई टी आपका रेट ऑफ फ्लो हो गया भाई साहब, ठीक है। इसको कैलीज में कन्वर्ट करने के लिए अपन 4.2 से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो p बाई 4.2, ये m बाई टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, लेकिन यार यहाँ पे ये क्यों कर दिया, पावर इसका कितना है 80%, एफिशिएंसी 1 किलो वॉट गीजर है ना, किलो वॉट, तो पावर कितना हो रहा है भाई साहब आपका, किलो वॉट, किलो वॉट मतलब हो गया भाई साहब आपका 10 रेज टू 3, है ना, 10 रेज टू 3, ये तो हो गया किलो वॉट का, और इसका एफिशिएंसी कितना है 80%, मतलब पूरा पावर नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 80/100 ये हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द पावर, ये समझ में आ रहा है, ये पावर हो गया 80% ऑफ 10 रेज टू 3, किलो वॉट मतलब 10 रेज टू 3 वॉट्स, वॉट मतलब जूल्स पर सेकेंड, ठीक है, ओके। जूल्स पर सेकेंड को अपन कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे m बाई टी का पैसा कितना हो गया, m बाई टी का हो गया आपका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। ये हो जाएगा आपका फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है भाई साहब आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि गीजर का फाइनल टेम्परेचर, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया 80 इंटू 10 रेज टू 3 अपॉन ये 100 और ये 100, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब 10 रेज टू 4 इंटू 4.2 इज इक्वल टू टी एफ माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये और ये एक कैंसिल हुआ, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब 4.2, अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा, तो टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/4.2, तो ये हो जाएगा 2140, ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 40, 21 1 21, 2 9 18, 1.9, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ गया 1.9 इज इक्वल टू टी एफ माइनस 10, तो देयरफॉर टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 11.9, 11.9, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। when 80 gram of water at 30 degrees centigrade, okay, is poured on a large block of ice at 0 degree centigrade, what is the ice mass of ice that melts?
हो गया। 80 ग्राम ऑफ वाटर है इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर का मास कितना है भाई साहब 80 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज poured on large block of ice। इसका टेम्परेचर कितना है भाई साहब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका पहले बताइए हीट लॉस बाय वाटर, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना हो जाएगा रे, बोलो ना बोलो, mc डेल्टा टी, तो m दैट इज 80 ग्राम, इसको SI में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम ऐसे ही रख रहे हैं, c की वैल्यू 1, डेल्टा टी मतलब 30, तो ये हो जाएगा कितना बोलो 2400 जूल्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे भाई साहब आपका व्हाट इज द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट्स, तो हीट गेन्ड बाय आइस, ये कितना हो जाएगा m इंटू एल, ठीक है। m की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे नहीं मालूम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपका 80, ठीक है, ऑफ आइस का, सो दिस विल बी इक्वल टू 2400, कैंसलम कैंसलम, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, सो दिस विल बी 30 ग्राम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 30 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ओके 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 ओके, अभी आपका देखो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट आपका थोड़ा सा याद होना चाहिए, ये वाला देखो फेज डायग्राम क्या होता है, आपने यहाँ पे पढ़ा रहेगा, ये देखो ऐसे आइस का ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, मतलब ये वाला जो फेज है वो क्या है लेटेंट हीट का, wherein the ice is getting converted to water at 0 degree centigrade, then the temperature rises, then this is the phase wherein the latent heat of evaporation, when the water at 100 degree centigrade is getting converted to steam at 100 degree centigrade, तो अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये लेट से आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, here with the passage of heat you will notice that there is a significant rise of temperature, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर को आपने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, टाइम के साथ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन इसके बाद फिर से स्टैग्नेंट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग, इवेपोरेशन विद इन द होल मास ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है, जब पूरा का पूरा लिक्विड भाई साहब आपका इवेपोरेट होता है तो उसको अपन बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। मैं तेरे को 7 बजे तक यहाँ पे बिठाऊंगा, उसके बाद दिमाग खाऊंगा 7 बजे के बाद, तो तब तक तू कर ले पेपर अपना ठीक से कर, ठीक है। इवेपोरेशन विद द होल मास ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग, boiling takes place at a constant temperature known as boiling point. A liquid boils when the saturated vapor pressure on its surface is equal to the atmospheric pressure. Boiling point reduces on decreasing pressure. तो आपको मैंने कैसा बोला भाई साहब, होगा क्या बॉइलिंग पे एक लिक्विड ये उबल रहा है, उबल रहा है मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, ठीक है। इवेपोरेशन, conversion of liquid into vapors at all temperatures is called evaporation. It's a surface phenomena. Greater the temperature, faster is the evaporation. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, ठीक है। स्मॉलर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, मोर रैपिड इज द इवेपोरेशन, जितना उसका भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना जल्दी वो इवेपोरेट करेगा। स्मॉलर इज द ह्यूमिडिटी, मोर इज द इवेपोरेशन, जितना कम ह्यूमिडिटी होगा, जितना देखो ये कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ये हर टेम्परेचर पे होता है, समझ में आ रहा है। ये इवेपोरेशन जो है वो हमेशा होगा, ठीक है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, हाउएवर इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, ठीक है। ग्रेटर द टेम्परेचर, तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। आपको क्या लगता है आप पंखे के नीचे बैठे हैं तो आपको ठंडी लग रही है? नहीं, पंखे के नीचे बैठने से ठंडी नहीं लगती है, आपके बदन पे जो पसीना है उसके इवेपोरेशन से आपको ठंडी लग रही है, और पंखा क्या कर रहा है उस इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है, दैट इज द फिनोमिना, ठीक है। अगर आपके बॉडी से पसीना ना निकले तो आप गर्मी के मारे हालत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है, चाहे एसी लगा दो चाहे पंखा लगा दो, क्योंकि वो पसीना इवेपोरेट ही नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आप जब नहा कर आते हैं तो थोड़ी देर तक आपको ठंडी क्यों फीलिंग होती है, क्योंकि आपके बॉडी से वो जो पानी है वो इवेपोरेट कर रहा है, एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट, every piece of evaporation will produce a cooling effect। और ये क्यों हो रहा है, why will it produce a cooling effect? अरे भाई साहब देखो ना, यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड है, ये किस में जा रहा है, वेपर फेज में जा रहा है, तो लिक्विड का एक मॉलिक्यूल अगर वेपर फेज में जा रहा है तो वो क्या लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा कि नहीं, बॉइलिंग छोड़ दो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो लेगा ना भाई साहब। तो
आजू बाजू से वो हीट बटोरेगा, ठीक है। फॉर दिस इट विल गैदर हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, और जब ऐसा होगा तो सराउंडिंग कूल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग से वो हीट लेकर वो वेपर फेज में जा रहा है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन द सराउंडिंग्स बिकम कूलर। तो अगर आपके बदन पे पानी के ड्रॉपलेट्स हैं जो आप मतलब नहा कर आते हैं, तो वो जब तक सूखते नहीं है तब तक आपको ठंडी लगती है। आपको पंखे की वजह से ठंडी नहीं लग रही है, आपको खुद अपने पसीने की वजह से ठंडी लग रही है। इसीलिए देखो, आपने पढ़ा था 10th में शायद या 9th में, आपका एक चैप्टर था सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, उसमें था कि भाई आप जो रोल ऑन डिओज है वो ज्यादा मत लगाइए, ठीक है। रोल ऑन डिओज को ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो आपके जो स्वेट पोर्स है वो ब्लॉक होना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इससे क्या होगा कि आपका उस जगह पे स्वेट निकलेगा ही नहीं, और उस जगह पे अगर स्वेट नहीं निकलेगा तो वो स्किन जो है रैश हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि वो स्किन कूल ही नहीं होगा वहां पे। वो उतना पोर्शन जो है उसमें से वाटर नहीं निकलेगा और वो कूल नहीं होगा, क्योंकि वहां से इवेपोरेशन नहीं होगा, तो उतना पोर्शन जो है आपका धीरे 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 बर्न आउट होने लगेगा। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट कैंसर माइट डेवलप इन दैट प्लेसेस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, ग्रेटर द टेम्परेचर, आप जितना भाई साहब टेम्परेचर होगा उतना इवेपोरेशन, फास्टर इज द इवेपोरेशन। और किस चीज पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन का, याद कीजिए, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया देंगे उतना ज्यादा भाई साहब आपका इवेपोरेशन होगा। चाय कप में रखी है, वो ज्यादा टाइम लेती है ठंडी होने में, अगर आप उसको प्लेट में डाल दोगे तो फटाक से ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया। क्यों? क्योंकि अभी इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक्सपोज हो गए, ठीक है। वही कप में जब चाय था तो सिर्फ इतने सारे मॉलिक्यूल्स ही एक्सपोज थे, ठीक है। हीट ऑफ इवेपोरेशन, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द हीट ऑफ इवेपोरेशन एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। ओके, एक और चीज है भाई साहब, ह्यूमिडिटी। स्मॉलर द ह्यूमिडिटी मोर इज इवेपोरेशन, ठीक है। जितना कम होगा ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा होगा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। आपने देखा रहेगा बरसात में आपके कपड़े को सूखने के लिए टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि भाई साहब आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आजू बाजू में वाटर वेपर ऑलरेडी फुल है, तो वो ड्राई नहीं हो पाता जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए जितना ह्यूमिडिटी बढ़ेगा उतना इवेपोरेशन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, मोर इज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि इवेपोरेशन का फंडा क्या है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो जल्दी बॉयल होने लगेगा कोई भी लिक्विड। इफ यू डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग एट अ लोअर टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। Heat required to change unit mass of the liquid into vapor at a given temperature is called the heat of evaporation at that temperature, ठीक है। आज यहां तक ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा उधर जाकर सर को लाना पड़ेगा। Ignited Minds Tutorials is here to help aspiring students excel in physics, specifically focusing on the thermal properties of matter. With our video series uploads, we cover various topics, concepts, illustrations, and solved examples to ensure students have a comprehensive understanding of this critical subject. Whether preparing for board exams, IIT entrance, CET, or NEET, our tutorials are designed to enhance learning and boost confidence in tackling complex problems related to thermal properties of matter. Our expert instructors break down difficult concepts into easy-to-understand explanations, making learning engaging and effective. From discussing the basics of heat transfer to delving into specific heat capacity and thermal expansion, our tutorials provide in-depth knowledge and practice to help students master this topic. By offering numerical examples and solved problems, we aim to strengthen students' problem-solving skills and build their confidence in applying theoretical concepts to real-world scenarios. With Ignited Minds Tutorials, students can unlock their full potential and achieve success in physics at the board level and competitive exams.